morning everyone. So here we are starting with our second lesson का second lesson जो चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके अंदर जो हमने पहले किया था कि वेस्टर्न यूरोप और कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, अभी हम कर रहे हैं फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब जैसे हमने पहले उसमें देखा था कि कैसे कैसे लोग जो हैं किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उनको अपना कॉलोनीज बना रहे थे, यानी उनको अपने गुलाम बना रहे थे, जिससे कि वो वहाँ पर राज कर सके। वहाँ का जो अच्छे मिनरल्स हैं, उनका वहाँ का जो वेल्थ है, सब अपने देश में ले जा सके और वहाँ पे जाके वो मतलब वो उनका देश प्रॉस्पर बने और ये सब नष्ट हो जाए। ऐसे काम कर रहे थे। सब देश लगे हुए थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, सब लोग कॉलोनीज बनाने में लगे हुए थे। इस होड़ में मतलब सब कॉलोनीज बनाने के होड़ में सब लोग एक दूसरे को ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो बीच में दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। भाई ये हमारा एरिया है, तुम मत आओ, नहीं तो क्या है, हम आएंगे, ऐसे करके सब लोग लड़ रहे थे। तो ये उस लड़ाई के बाद उन लड़ाइयाँ वो कितनी आगे गई कि वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट हुआ, हम ये देखने वाले हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट-ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज मोर हार्ट-ब्रेकिंग और ऐसा मतलब जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा चीज़ है। Many factors were responsible for this. इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं? पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकेंड इज योर मिलिट्रिज्म, second is your militarism, and third is groupism, militarism, then your groupism, third is groupism, then comes your fourth is the feeling of fierce nationalism, then the fifth factor is risk of rise of newspapers. Fifth is rise of newspapers, and the sixth one is philosophy about war. Philosophy about war. About war. ये सारे जो हैं आपके फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं वर्ल्ड वॉर के, जो कि हम अभी देखने जा रहे हैं। The first world war began on 1st August 1914. अगस्त 1st 1914 को शुरू हुआ था। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन सीडान वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। जर्मनी ने फ्रांस को सीडान में हरा दिया था उन्होंने, और उसकी वजह से जो फ्रांस को एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करना पड़ा, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है, France had to pay fine for as well as give away its provinces Lorraine and Alsace. तो दो उनके जो स्टेट्स, मतलब दो, जैसे हमारे इंडिया में जैसे स्टेट्स है ना, वैसे ही उनके यहाँ के दो स्टेट्स जो हैं उनको जर्मनी को दे देना पड़ा और साथ में पैसा भी देना पड़ा वॉर फाइन के लिए। फ्रांस हैड बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन, दस द मतलब ये फ्रांस को बहुत बुरा लगा कि हमको एक तो पैसा देना, एक तो वॉर होता है तो या बैटल होती है तो दोनों तरह घायल होते हैं, दोनों तरह के लोग मारे जाते हैं,
लेकिन फ्रांस को उनको पैसा भी देना पड़ा, अपना राज्य भी देना पड़ा, इसमें उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएशन फेस किया, बहुत बेइज्जती लगी उनको। द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड्स ऑफ फ्यूचर वॉर। तो ये पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे पहला रीज़न था। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए वो कारण थे दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण देखने वाले हैं। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th century. It expanded its colonies economically and became rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw materials. In the last quarter of the 19th century, Germany had started competition to procure markets in Asia and Africa. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. जो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका के कई कंट्रीज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। इनके पास जो मिलिट्री पावर थी अच्छी थी, तो इन्होंने सबको डिफीट करते हुए ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई किया और उसी टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, मतलब सब जगह फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हो गए थे, सब जगह इंडस्ट्रीज बन गए थे। अब ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है, ऐसे ही आपका जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए आयरन और मेन है, कोल की ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं ना, तो वो उनके पास नहीं था, लेकिन वो उन्होंने इंडस्ट्री शुरू किया। तो अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, यहाँ जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल्स है यहाँ से ले जाके वो लोग वहाँ पे गुड्स बनाते थे। गुड्स बना के उनको फिर हायर प्राइसेस पे ये साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में लाके बेचते थे। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, ये जो जिन दामों पे फ्रांस और इंग्लैंड बेच रहा है ना मटेरियल्स, उससे कम दामों पे ये जो जर्मनी है चीज़ें बेचने लगा। तो उनकी जो फ्रांस और इंग्लैंड की मार्केट्स टूटने लगी, उनको मुनाफा नहीं होने लगा, मतलब मुनाफा ख़त्म होने लगा। तो इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा मनमुटाव हो गया, मतलब एक दोनों के लिए वॉर के लिए रेडी हो गए। दूसरा था मिलिट्रिज्म। द मिलिट्री फोर्सेस was necessary and important for the competition that the European nation got into for expansion. England, France, Austria और Russia had begun expanding their military powers. अब जो बड़े कंट्रीज जो थे, इंग्लैंड है, रशिया है, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब लोगों ने क्या किया, अपना मिलिट्री पावर बढ़ाने लगे। जैसे ही लड़ाई होती है तो मिलिट्री सैनिक की ज़रूरत होती है, ये जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ी लड़ते हैं, मिलिट्री जाके लड़ती है। तो सब देशों ने अपना अपना मिलिट्री जो है वो उसका मिलिट्री पावर बढ़ाने की काम में लग गए। While in the countries like Japan, Italy, Germany, compulsory military training had started. ये जो छोटे कंट्रीज हैं, जापान है, इटली है, जर्मनी है, इधर जो है सब लोगों को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इन लोगों ने शुरू करा दी। Thus broken up by Germany. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. अब सेल्फ डिफेंस के नाम पे लोगों ने वेपन्स जो है, आपके औजार जो है बनाना, यानी तलवार है, गन है, जो आपके जितने भी गन्स हैं वो सब बनाना शुरू कर दिया। Thus militarism got an input and military competition added to the economic competition created a serious atmosphere of war. तो इतने सारे मिलिट्री का ट्रेनिंग देने लगे, वेपन्स बनने लगे, तो पूरा माहौल जो है मिलिट्री का बन गया। देन कम्स योर थर्ड इज ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म मतलब आपस में लोगों ने मतलब एक जुट बना लेना, एक ग्रुप बना लेना और सीक्रेट ट्रीटीज साइन करना। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड ए मेजर रोल इन वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वर्ल्ड वॉर से पहले ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही 2 ग्रुप्स में बट गया था पूरा वर्ल्ड, और वो कौन से थे,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड टर्की, ये चारों का एक ग्रुप था। एंड दूसरा कौन सा ग्रुप था? रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान। ए फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे के बारे में अच्छा ना सुनना, दूसरे एनिमिटी मतलब दुश्मनी, मिसट्रस्ट, किसी बात पे मतलब समझ लो किसी ने अच्छा ये इस बीमारी का उन्होंने दवाई निकाली है, ऐसे भी सुनेंगे तो भी हम भी यूज़ कर सकते हैं वो दवाई, सुनेंगे नहीं वो दूसरे देश ने किया तो हमें उसका विरोध करना है, ऐसे करके एनिमिटी और मिसट्रस्ट बढ़ गया। फियर एंड हेट्रेड इन्वॉल्व बिटवीन द ग्रुप्स विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वर्ल्ड वॉर। एक दूसरे मतलब इतनी भयानक हो गई ये सब चीज़ें कि ये भी एक कारण बन गया वर्ल्ड वॉर। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति का जो जुनून है वो हर कंट्री में इतना ज़्यादा फैलाया गया। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो बेल्जियम है जिसको नेदरलैंड ने ऑक्यूपाई कर दिया था, उसको बेल्जियम ने पूरा अपना इधर एक देशभक्ति का वो मूवमेंट चलाया और जागरूक किया जनता को, और अपने आप फ्री हो गए, मतलब अपने को फ्रीडम लेके आए, अपने उसको आज़ादी लेके आए। ऐसे ही ग्रीस, उसके बाद जो है इटली और जर्मनी जो है एक बन गए, मतलब पहले भी मैंने बताया वो दोनों वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक बन गए, एक ग्रुप बन गया उन दोनों का। एंड बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। Economic jealousies, competition and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. मतलब देशभक्ति ऐसी हो गई, मतलब हर एक कंट्री का देशभक्ति दूसरे कंट्री से क्लैश होने लगा। जैसा मिलिट्री होता है, अब एक कंट्री का मिलिट्री तो दूसरे कंट्री का मिलिट्री के साथ हमारा दुश्मनी होता है, लेकिन कई बार हम लोग ने आपने ये भी देखा होगा अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये दो, जैसे इंग्लैंड या अमेरिकन मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री साथ में एक्सरसाइजेस वगैरह करती हैं, तो ऐसा मतलब वो फ्रेंडली होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया दूसरा देश का मिलिट्री मतलब हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारा दुश्मन हो गया। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगैन टू टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू द पीपल, और लोगों को एक्सट्रीम मतलब कि देशभक्त मतलब बस आप दूसरे का कंट्री वाले को किसी को देखो तो उसको बस मार डालो, ऐसा एक्सट्रीम जो है ये सिखाने लगे। और साथ में क्या हो गया कि उसको सब लोगों को ये बताया गया कि आपको यही करना है, ये आपने ही कंट्री को अपने सपोर्ट करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। The German chief Kaiser Wilhelm was the other originator of nationalism and communalism. He was ambitious and believed in world leadership. और उसका ये जो एक जर्मन था उसका नाम था केजियर विलियम। इसका क्या है, ये वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता था, मतलब पूरी दुनिया जो है वो जैसे कहे वैसा सुने, ऐसा इसका इच्छा था और सबको ऐसे अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा था। He wanted to get things done according to his will with the help of grand military power. अपने जर्मन की जो मिलिट्री पावर है, जर्मन ने और इटली तो एक साथ हो गए तो उनका जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ गया। अब ये जो केजियर विलियम है वो चाहता था पूरी दुनिया पे राज करे और पूरी दुनिया ये जो बोल रही है उसके हिसाब से काम करे। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। The newspapers of the European nations arose too much hatred among the people and with their mutual degradative, provocative and exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that rulers and the respective nations could not even make effort of establishing peace and harmony. अब इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर, रोल ऑफ न्यूज़पेपर क्या था, न्यूज़पेपर क्या है, सिर्फ अपने आप को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर लोगों ने दूसरे देशों के बारे में गलत लिखना, दूसरे देशों के बारे में हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन देना और अपने जो हमारी देशभक्ति है वो सबसे अच्छी है, हम सबसे बड़े अच्छे हैं और हमें पूरे वर्ल्ड में राज करना चाहिए, ऐसे करके डिग्रेडरी मतलब दूसरों के बारे में गलत लिखना इन लोगों ने शुरू कर दिया। फिलोसफी अबाउट वॉर।
द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप, मतलब यूरोप में एक पॉलिसी बन गया, वॉर इज वेलफेयर, मतलब वॉर ही सबके लिए अच्छा है, एक सबके अंदर एक पॉलिसी बन गई। द जर्मन राइटर टॉरस्की पब्लिश्ड द मैगजीन्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। ये टॉरस्की एक राइटर है जर्मन का, इसने एक लिखा था बुक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, मतलब जो शक्तिशाली है उसी को ही जीने का हक है करके उसने एक लिखा था। एंड वॉर अलोन इज नेशनल नीड, मतलब खाली वॉर ही हमारा नेशन, मतलब देश की जो अभी ज़रूरत है वो क्या है, वॉर, खाली वॉर ही होना चाहिए। द नाइट्जिंग द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड एज वॉर एज अ सीक्रेट वर्क, मतलब बहुत पुण्य का काम है, वॉर करना एक पुण्य का काम है। ये सब चीज़ें ये जो है वेरियस फैक्टर्स हुए, और इतने ये फैक्टर्स, ये सब तो फैक्टर्स थे, ये सब रीजंस थे जिसके वजह से वॉर हुआ। लेकिन वॉर का टिप कब हुआ वो बता रहे हैं कि मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे समझ लो बाय चांस आपके घर में मम्मी की या पापा को कुछ चोट लग गया, तो पापा या मम्मी को जो चोट लगा उससे आपको दुख होता है, लेकिन आप नहीं रो, आपको ऐसा लगेगा कि उनको चोट लगी है तो मैं क्यों रो, या मैं इतना बड़ा हूँ मैं क्यों रो, उनका चोट लगी, ऐसा होता है। उस चीज़ को आप दबाते हो, लेकिन वो 2-3 दिन मतलब आपके अंदर दबा रह जाता है, वो आप उसको बाहर कैसे निकालोगे। जैसे समझ लो कभी एप्पल काट रहे हो, वो कट नहीं रहा, तो आप रोने लगोगे, क्योंकि वो एक बहाना चाहिए आपको, अपना जो अंदर का जो दुख है वो निकालने के लिए बहाना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड बाय बीइंग शॉट बाय द मेंबर ऑफ साइबेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ये प्रॉब्लम्स सब पूरे यूरोप में चल रहे थे। बीच में क्या हुआ, एक टेररिस्ट साइबेरिया मतलब रशिया के एरिया का, वहाँ का जो एक टेररिस्ट है उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस और उनकी वाइफ दोनों को गोली मार दी। The Austria blamed Siberia for the involvement in the act and gave ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours। तो जैसा है ऑस्ट्रिया ने क्या उसको धमकी दे डाली साइबेरिया को कि 48 घंटों के अंदर तुम टेररिस्ट को सौंपो, नहीं तो हम तुम्हारे देश पे मतलब लड़ाई शुरू कर देंगे। साइबेरिया डिक्लेयर्ड हिज इग्नोरेंस इन दिस मैटर। साइबेरिया ने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट रहता, हमारे इधर है ही नहीं, तो हम कैसे देंगे। उसने अपना इग्नोरेंस बताया। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन साइबेरिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस। और इसके साथ जो है पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सो दैट इज अबाउट द लेसन टुडे, and I will be sending in the next video we will be doing the First World War and the effects of First World War. Okay, thank you, have a nice day.